हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSE इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, CV आनंद बोस। तो आपको जानना चाहिए CV आनंद बोस, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, ये वेस्ट बंगाल के 22वें गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। आपको जानना चाहिए हैबिटेट अलायंस के चेयरमैन हैं। देखिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे अब तक, लेकिन जब इनको नामित किया गया वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके बाद इन्हें इस पद से हटना हुआ। तो जो मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया वेस्ट बंगाल के गवर्नर का। तो अब तक ला गणेशन वेस्ट बंगाल के एडिशनल चार्ज निभा रहे थे गवर्नर के तौर पर, तो अब ये परमानेंट बन गए हैं CV आनंद बोस, 22वें गवर्नर बने हैं। आपको जानना चाहिए जो बॉस है ये जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के रेसिपिएंट है, प्राप्त करता है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी के ये फर्स्ट एवर फेलो भी हैं। आपको जानना चाहिए इनका जो कंसेप्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी अडॉप्ट किया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल आप सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है। देखिए, जो ये आनंद बोस हैं, इन्होंने काफ़ी इस तरह के कार्य किए हैं जब ये केरल में कोल्लम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनाया। जैसे इन्होंने कोल्लम में काफ़ी सारे जो कॉस्ट इफेक्टिव हाउस होते हैं, इस तरह की इन्होंने योजना बनाई थी। कई सारे कॉस्ट इफेक्टिव हाउस का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। फिर 2014 में इन्होंने वो जो पूरा ब्लूप्रिंट था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सौंपा था, नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद फिर ये हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाई। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए इन्होंने धन्वंतरी केंद्र खोले थे केरल में। मतलब जो मेडिसिन है उसको जो है कम प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर देने का एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था तब जब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और वही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखिए अब एडॉप्ट किया हुआ है, जो ये जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, है ना। तो काफ़ी एक इन्वेंटिव है ये जो पर्सन है CV आनंद बोस। साथ ही आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसमें जो केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ टेम्पल है उनके ट्रेजर्स को लेकर एक कमेटी बनाई थी, उसके भी अध्यक्ष रहे। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ संजय मिश्रा फॉर 1 more year। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ विच एजेंसी। सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है, वह किस एजेंसी के निदेशक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा ED। तो देखिए, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है, इन्होंने संजय कुमार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के तौर पर 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया है। तो 18 नवंबर से इनका शुरू हो गया है और 18 नवंबर 2023 तक का एक्सटेंशन इनको दिया गया है 1 साल का। किसके लिए? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के डायरेक्टर के तौर पर। आपको जानना चाहिए
सबसे पहले इन्हें ईडी का डायरेक्टर 2 साल के लिए बनाया गया था 19 नवंबर 2018 को। 2020 में इनका रिटायरमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद से अब तक ये 2 बार इनका जो कार्यकाल है वो 1-1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है। आपको ये जानना चाहिए कि नवंबर 2021 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसके तहत इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड किया था, जिसके तहत ये प्रोविज़न उसमें डाला गया कि जो ईडी के जो चीफ हैं या फिर सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको 1 ईयर एक्सटेंशन दे सकते हैं 3 बार, और इसको फिर पार्लियामेंट द्वारा भी पास कर दिया गया था। Who has been appointed as the chairman of the National Pension System Trust (NPS Trust) by PFRDA? PFRDA द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है सूरज भान। तो देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA, इन्होंने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS ट्रस्ट) जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, इसका चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPST को PFRDA द्वारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 के तहत इस्टेब्लिश किया था। Who has been appointed as a director on the Central Board of Reserve Bank of India by the Central Government? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है अरुण गोयल। तो जानिएगा, अरुण गोयल जो कि पंजाब कैडर के फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, इन्हें इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो अब अगर हम पूरी स्ट्रेंथ की बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो एक उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं, एक तो है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं ये अरुण गोयल। आपको जानना चाहिए अरुण गोयल, इससे पहले आप ये जान लीजिए इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। अच्छा, जो ये अरुण गोयल हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है इसमें सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत थे और वॉलेंट्री रिटायरमेंट इन्होंने लिया है। नेम द इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हु क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल एट द ITTF ATTU एशियन कप टूर्नामेंट एट बैंकॉक, थाईलैंड। उस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने बैंकॉक, थाईलैंड में ITTF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मनिका बत्रा। तो जानिएगा, इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा, या फिर पैडलर आप कह सकते हैं। इन्होंने ITTF ATTU एशियन कप टूर्नामेंट जो कि हुआमार्क इंडोर स्टेडियम बैंकॉक, थाईलैंड में खेला गया, यहाँ ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। साथ ही फर्स्ट इंडियन फीमेल पैडलर या फिर टेबल टेनिस प्लेयर बनी है जिन्होंने इस एशियन कप टूर्नामेंट में कोई मेडल जीता है। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 6 और 3 टाइम एशियन चैंपियन जापान की हिना हायाता को हराया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन इससे पहले आपको जानना चाहिए बत्रा ये सेमीफाइनल मैच में हार गई थी मा ईतो के द्वारा। अच्छा, अगर भाई इसमें हम गोल्ड मेडल की बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो वांग यीदी ये चाइना की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं अगर हम मेंस सेक्शन की बात करें तो ये तोमोकाजू हरिमोतो ये जापान के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस कैटेगरी में। Which country has decided to exempt Indian citizens from submitting police clearance certificate PCC for obtaining visa? किस देश ने वीज़ा प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है सऊदी अरब। तो देखिए, भारत के साथ जो सऊदी अरब के रिश्ते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हुए रिश्ते हैं और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि हम इंडियन नेशनल्स को इस बात की छूट दे रहे हैं कि यदि वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वीज़ा के साथ जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सबमिट करना होता है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको जानना चाहिए सऊदी अरब के बारे में। कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है, किंग सलमान है और क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान। What is India's rank in the Network Readiness Index 2022? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 61st 61वीं रैंक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, देखेंगे। आपको जाना चाहिए यहाँ पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 NRI 2022 रिपोर्ट जारी कर दी गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? वॉशिंगटन DC बेस्ड ये संस्था है, पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत को 61 रैंक दी गई है यदि हम नेटवर्क रेडीनेस की बात करें। आपको जाना चाहिए 131 इकोनॉमीज़ को यहाँ पर रैंक किया गया है, यानी कि 131 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है 4 पिलर्स में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट, कवरिंग अ टोटल ऑफ 58 वेरिएबल्स। यहाँ आपको जाना चाहिए भारत का स्कोर 2021 में 49.74 था, जो कि अब सुधर कर 51.19 हो गया है 2022 में। आपको जाना चाहिए रिपोर्ट बताती है कि भारत AI टैलेंट कंसंट्रेशन इस क्षेत्र में पहले नंबर पर है, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ इसमें सेकंड नंबर पर है, और एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डोमेस्टिक मार्केट साइज में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, जो उसमें सब कैटेगरीज बनाई हुई है उनकी रैंक बता रहे हैं। वैसे ओवरऑल रैंक 61 ही है। यहाँ आपको जानना चाहिए कि भारत को लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में रखा गया है। तो टोटल 36 कंट्रीज हैं इस लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, और भारत इसमें थर्ड पोजीशन पर है यदि हम नेटवर्क रेडीनेस की बात करें। पहले नंबर पर यूक्रेन है, पहले नंबर पर इंडोनेशिया है, फिर यूक्रेन है। माफ़ कीजिएगा, पहले नंबर पर यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पर भारत है। भारत की 61 रैंक है ना, इसलिए। अब यहाँ पर जानना चाहिए कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स पहली पोजीशन पर है यदि हम नेटवर्क रेडीनेस की बात करें, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, तीसरे पर स्वीडन है, चौथे पर नीदरलैंड्स है, पाँचवें पर स्विट्जरलैंड है, छठे पर डेनमार्क है, सातवें पर फिनलैंड है, आठवें पर जर्मनी है, 9वें पर कोरिया है और 10वें पर है नॉर्वे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसमें देखें तो सिंगापुर और जो आपका कोरिया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इस रैंकिंग में टॉप 10 में। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा, इसमें ये भी बताया गया है कि 49 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं, 32 ऐसी हैं जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, 36 ऐसी हैं जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, और 14 है लो इनकम कंट्रीज़। ये चार्ट देखिएगा आप, सबसे पहले लिखा है हाई इनकम कंट्रीज़। हाई इनकम कंट्रीज़ में टॉप 3 हैं US, सिंगापुर, स्वीडन। फिर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में टॉप 3 हैं चाइना, मलेशिया, रशिया। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में टॉप 3 हैं यूक्रेन, इंडोनेशिया और इंडिया। ठीक है, तीसरे नंबर पर इंडिया, जो हमने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा था। और लो इनकम कंट्रीज़ में सबसे पहले रवांडा, फिर जाम्बिया, फिर युगांडा। अच्छा, अगर हम रीजन के हिसाब से बात करें तो अफ्रीका में पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका है, अरब स्टेट्स में पहले नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, एशिया एंड पैसिफिक में जो है पहले नंबर पर सिंगापुर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, और कोरिया है 9वें नंबर पर, और जापान है 13वें नंबर पर। तो ऐसा ही पूछा सकता है कि एशिया एंड पैसिफिक में पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि टॉप 10 में याद रखना कि सिंगापुर और कोरिया ये दो कंट्रीज़ हैं जो एशिया एंड पैसिफिक से आती हैं। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि टॉप 10 में कौन सी कंट्री है जो एशिया पैसिफिक से आती है। बाकी CIS है, यूरोप है और अमेरिका है। नेचुरोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है नवंबर 18। तो देखिए, 5th नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है, और 2022 में इसका थीम रहा नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। आपको जानना चाहिए नेचुरोपैथी डे 2018 से ही 18 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 18 नवंबर के दिन ही महात्मा गांधी जो नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट है इसके लाइफ मेंबर बने थे, और भारत में नेचुरोपैथी के फाउंडिंग फिगर भी गांधी जी कहलाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में लोकेटेड है। In 2022, World Day of Remembrance for Road Traffic Victims was observed on which day? 2022 में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 20। तो जानिएगा, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ये नवंबर में 3rd संडे के दिन मनाया जाता है,
और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2005 पे इस डे को एडॉप्ट किया था कि ये डे मनाया जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव एडॉप्ट किया था। तो 2022 में ये 20 नवंबर को मनाया गया है। आपको जानना चाहिए इसका थीम रहा जस्टिस इस बार 2022 में, और स्लोगन रहा रिमेंबर सपोर्ट एक्ट। साथ ही आपको जानना चाहिए 19 नवंबर के बारे में, इंटरनेशनल मेंस डे, ये 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया है और इसका थीम रहा हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नवंबर 21। तो जानिएगा दिसंबर 1996 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रोक्लेम किया कि 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम हुआ था वो 21 नवंबर 1996 को हुआ था और इसका थीम है अटेंशन इस 2022 में। What was the theme for World Children's Day celebration on November 20, 2022? 20 नवंबर 2022 को विश्व बाल दिवस समारोह की थीम क्या थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। तो जानिएगा वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये सबसे पहले 1954 को इस्टेब्लिश किया गया था एज यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे और इसको 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो 20 नवंबर ही क्यों? क्योंकि 20 नवंबर 1959 में यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसको अडॉप्ट किया था। ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड कब अडॉप्ट किया गया था? 1959 में। साथ ही 1989 में 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये भी अडॉप्ट किया था 20 नवंबर को। 2022 में इसका थीम रहा इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए 20 नवंबर को ही अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एजेंडा 2063 ये अफ्रीका से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 2015 जनवरी 2015 में 20 नवंबर को जो अफ्रीकन यूनियन में जो देश शामिल हैं उन्होंने एक ब्लूप्रिंट और मास्टर प्लान तैयार किया था कि किस तरह से अफ्रीका को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया जाए। Which state has emerged as an overall team champion of the Northeast Olympic Games 2022? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों 2022 के समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, मणिपुर। तो आपको जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का सेकेंड एडिशन शिलोंग मेघालय में हुआ है। मणिपुर इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है, 240 मेडल्स इन्होंने जीते हैं 88 गोल्ड्स के साथ। दूसरे नंबर पर आसाम रहा, 203 मेडल जीते। तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश रहा 112 मेडल्स के साथ। मेघालय यहाँ पर जिसने होस्ट किया इस इवेंट को, ये फोर्थ पोजीशन पर रहा है 149 मेडल्स के साथ। एक मिनट, इसमें अरुणाचल प्रदेश गॉट द थर्ड स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 112 मेडल्स एंड होस्ट स्टेट मेघालय a total of 149 मेडल्स। अच्छा हाँ, तो मेघालय के यहाँ पर ना गोल्ड मेडल कम होंगे। मेडल्स तो इन्होंने ओवरऑल तो मेडल इन्होंने ज़्यादा जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल जो मेघालय के पास हैं वो कम रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को थर्ड पोजीशन पर रखा गया है। हालांकि ओवरऑल देखें तो मेघालय के पास ज़्यादा हैं, लेकिन जो गोल्ड मेडल हैं अरुणाचल प्रदेश के पास ज़्यादा हैं, इसलिए इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। अच्छा, मेघालय की बात हो रही है क्योंकि मेघालय से संबंधित क्वेश्चन है, मेघालय ने भी होस्ट किया है, तो आपको ये भी जानना चाहिए मेघालय गवर्नमेंट ने हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NEEPCO इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 50 मेगावाट का वाओमियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1 और 100 मेगावाट का वाओमियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 2 इन दोनों को ही डेवलप किया जाएगा। The Prime Minister Narendra Modi inaugurated 600 megawatt Kaming hydro power station in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 600 मेगावाट कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट के कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बता दें NEEPCO जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। साथ ही
प्राइम मिनिस्टर ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो एयरपोर्ट इसको भी इनॉग्रेट किया है और ये अरुणाचल प्रदेश का 4th ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो टोटल एयरपोर्ट्स की संख्या है वो 16 हो चुकी है। साथ ही आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने हाल ही में एक MOU साइन किया है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML के साथ, किस लिए? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से ही संबंधित एक और न्यूज़ है, सबको मैंने एक साथ क्लब किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इन्होंने कुछ रोड प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जिनकी वैल्यू 68,000 करोड़ है इन 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। तो देखिए इसमें 50,000 करोड़ रुपए के जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं असम के लिए हैं, 9,000 करोड़ के मेघालय के लिए हैं, 5,000 करोड़ के नागालैंड के लिए हैं और 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सिक्किम के लिए हैं। All the libraries of which state celebrated the 55th National Library Week from 14th November to 20th November 14 नवंबर से 20 नवंबर तक किस राज्य के सभी पुस्तकालयों ने 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया? सही आंसर ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। तो देखिए 14 से 20 नवंबर के बीच में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आंध्र प्रदेश में इन्होंने 55th नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया है। आपको जानना चाहिए जो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन है इसको इनोग्रेट किया गया है तुमलपल्ली कला क्षेत्रम में, जो यहाँ के स्टेट मिनिस्टर हैं तनेती वनीता बोशा सत्यनारायणा और जोगी रमेश के द्वारा। तो ये जो 55th नेशनल लाइब्रेरी वीक है ये एक इम्पेटस प्रोवाइड करता है जो यहाँ के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वी लव रीडिंग इनिशिएटिव है। इसको इम्पेटस का मतलब होता है किसी को बल प्रदान करना। रिसेंटली 1 लाख प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। व्हेन वाज द स्कीम लॉन्च्ड? हाल ही में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 1 लाख परियोजनाएं पूरी की गई हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 2015। जानेगा गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY इसके तहत जो 2,52,995 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे उनमें से 1,33,144 प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरे हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि PMKKY को एक्सपैंड कीजिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में रहती नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए जो स्कीम है इसको 17 सितंबर 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत जो ऐसे लोग हैं जो माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस में शामिल हैं या फिर उससे अफेक्ट हुए हैं तो उनको उनके वेलफेयर के लिए योजना बनाई गई है और जो फंड जनरेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के द्वारा वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन पीपल के लिए। आपको जानना चाहिए जो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस हैं इसको 23 स्टेट्स में 622 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म किया गया है और इसका जो कंसेप्ट है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का इसको माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। The RBI has given its approval for opening of 9 WOSTO accounts of which countries banks with banks in India? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों के साथ किस देश के बैंकों के 9 WOSTO खाते खोलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, रशिया। तो जानिएगा 9 स्पेशल WOSTO अकाउंट्स जो कि रशियन बैंक्स के होंगे ये यूको बैंक में ओपन होंगे और सुबेर बैंक और VTB बैंक और 6 होंगे इंडसइंड बैंक में। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि रशियन बैंक्स अपने WOSTO अकाउंट इन अकाउंट्स में हमारे यहाँ खोल सकते हैं ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुपये में हो सके। तो देखिए 6 अकाउंट तो कहाँ पर खोले गए हैं? इंडसइंड बैंक के साथ, एक खोला गया है VTB बैंक में, एक खोला गया है सुबेर बैंक में और एक खोला गया है यूको बैंक में। इस तरह से 9 अकाउंट हो गए हैं रशियन बैंक्स के जो भारत में खोले गए हैं। अब आपको ये जानना चाहिए कि जो रशिया के टॉप 2 बैंक तो सुबेर बैंक और एक VTB बैंक, ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉरेन लेंडर्स बने हैं जिन्हें ये अप्रूवल मिला है। तो फर्स्ट फॉरेन बैंक्स मिले हैं, ये फर्स्ट 2 फॉरेन बैंक्स बने हैं जहाँ पर WOSTO अकाउंट्स खोले जाएंगे। अच्छा, जो रशिया का गैज़प्रोम बैंक है इसकी कोई ब्रांच भारत में नहीं है तो ये यूको बैंक के साथ
जो है अकाउंट खोलेगा, वोस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। आपको जानना चाहिए जुलाई में आरबीआई ने नोटिफाई किया था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुपीज़ में सेटल किया जाएगा। अच्छा, अब आप समझिएगा ये नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। तो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो ये दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं। नोस्ट्रो का मतलब होता है आवर्स और वोस्ट्रो का मतलब होता है योर्स। यानी कि देखिए, जो भारत में कोई बैंक है उसका अकाउंट किसी विदेशी बैंक में है तो हम कहेंगे कि हमारा अकाउंट आपके यहाँ है, तो वो कहलाएगा नोस्ट्रो। किसी विदेशी बैंक का अकाउंट हमारे यहाँ है तो उसको बोलते हैं वोस्ट्रो, यानी कि आपका अकाउंट हमारे यहाँ है। समझे बात? नोस्ट्रो क्या हुआ, हमारा बैंक, हमारा जो बैंक है वो आपके यहाँ है, या हमारा ये जो बैंक की ब्रांच है वो आपके यहाँ है। और वोस्ट्रो का मतलब क्या हुआ, योर्स, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो हमारे यहाँ है। समझ गए? तो यहाँ पर वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दी है। इसका मतलब वोस्ट्रो का मतलब क्या था, आपका जो बैंक है वो हमारे यहाँ है। तो रशियन बैंक्स की जो ब्रांचेस है वो हमारे यहाँ खुल रही हैं, है ना, तो उसको बोले हैं स्पेशल अकाउंट खुल रहे हैं, तो उसको बोला जा रहा है वोस्ट्रो अकाउंट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर एसबीआई की ब्रांच किसी रशियन बैंक में खुलती रशिया में जाकर तो उसको बोलते हम कि नोस्ट्रो अकाउंट है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को चेयर द फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट की सह अध्यक्षता की है। तो आपको जानना चाहिए, फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट ऑर्गेनाइज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता की है वो धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं एंड इंडस्ट्री हैं, इनके द्वारा। आपको जानना चाहिए 10 कंट्रीज़ में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, तंजानिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली। विच स्टेट लॉन्च्ड अमार सरकार वेब पोर्टल। किस राज्य ने अमार सरकार वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है त्रिपुरा। तो जानिएगा, त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनीष शाह, इन्होंने अमार सरकार वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मकसद यह है कि लोगों और गवर्नमेंट के बीच जो है एक समन्वय स्थापित करना। तो विलेज और विलेज कमेटी लेवल पर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी यहाँ पर नज़रें रखी जाएंगी। साथ ही जो विलेज एंड विलेज लेवल या फिर ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर लोगों की कोई समस्या है, कोई ग्रीवेंस है, तो वो भी पोर्टल पे जो है अपनी दर्ज करा सकते हैं। आपको जानना चाहिए त्रिपुरा के बारे में, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, कैपिटल अगरतला है। यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो गड़िया पूजा, एक है पिलाक फेस्टिवल, एक है खर्ची फेस्टिवल या फिर खर्ची पूजा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। साथ ही नीरमहल फेस्टिवल। प्रीवियस असाइनमेंट आंसर देखेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? आंसर इज 7516 किलोमीटर। हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द इजरायली पार्लियामेंट नेसेट? आंसर इज 120। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये फिर से पावर में आने वाले हैं। आपको बता दें पिछले 4 साल में 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं इसराइल में। श्री मनोत्सवम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज आंध्र प्रदेश। विच इंश्योरर हैज लॉन्च्ड स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? On November 7, the government had approved issuance of the 23rd tranche of electoral bonds that went open for sale on November 9. आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड स्टॉक डे? October 29. Women's Entrepreneurship Day is celebrated on which day? International Students Day is observed every year on which day? Which country fired an intercontinental ballistic missile toward the Sea of Japan? Center has cleared how many projects worth around rupees 74 crore under National Technical Textiles Mission? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।